यहाँ मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, जो इस संगठन के संरक्षक, श्री ध्रुव कुमार रोहिया जी, श्रीमती अनुराधा वार्ष्णेय जी, श्री उमाशंकर हलवासिया जी, श्री विनीत लोहिया जी, और जिनके कारण से मैं इस कार्यक्रम में आया, डॉक्टर A.S. प्रसाद जी, और हमारे पुराने मित्र और इस स्थान के अधिष्ठाता विश्वविद्यालय के कुलपति और AIU के चेयरमैन प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी। आज हम सब यहाँ एकल अभियान के इस एकल कनेक्ट कार्यक्रम में आकर एकत्र हैं। ये अभियान जिस प्रेरणा से चलता है, ये प्रेरणा वो है कि स्वतंत्रता के बाद 1989 जिस दौर में इसकी स्थापना हुई, तब तक स्वतंत्रता के करीब 42 वर्ष हो चुके थे और हम लोगों को अपने छात्र जीवन की भली भांति याद है। तब कई बार हम लोग एक गीत गाया करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अवधि, थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। तो अब एक अभियान शुरू हुआ भारत के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती वनवासी क्षेत्रों में, उन स्थानों और उन परिवारों में जहां के माता पिता, जहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस स्थिति की नहीं थी कि वो लोग विद्यालय भेजने की सामर्थ्य रख सके। तो एक अभियान प्रारंभ हुआ कि लोग, बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं, यहाँ स्कूल या विद्यालय बच्चों की तरफ गया और एकल विद्यालय अभियान के द्वारा उन सारे लोगों को जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए थे, जिनके लिए दीनदयाल जी ने अंत्योदय का शब्द कहा है, तो वहां पर जाकर उनको शिक्षित करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का यह प्रयास हुआ। और यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है कि हम समय कानपुर महानगर में हैं, जो गंगा के तट पर है, और अगर ईश्वर ने हमको कोई भी शक्ति दी है, समृद्धि दी है, तो उसके लिए आचार्य तुलसी लिख गए हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम कहा सब हित होई। अर्थात आपकी शक्ति और समृद्धि तभी सकारात्मक है जब सुरसरी गंगा के समान वो सभी का कल्याण करते हुए अविरल निरंतर बहती रहे। तो कहीं ना कहीं गंगा का यह तट हमें वह प्रेरणा भी देता है। एकल विद्यालय अभियान के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से, आपने देखा होगा इंटीरियर इलाकों में और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस स्कूल चलाते हैं, मगर उनके कुछ दूसरे मोटिव्स होते हैं। एकल अभियान एक ऐसा अभियान है जो विशुद्ध निस्वार्थ भाव से, केवल सेवा के भाव से उन सुदूरवर्ती ग्रामीण और वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। उनको न किसी का धर्म परिवर्तन कराना है, न किसी से कोई स्वार्थ सिद्ध करनी है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इसी के साथ साथ जो संस्कार और विचार देने का कार्य एकल विद्यालय करता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जब देश की स्वतंत्रता का एक पूरा वैचारिक अधिष्ठान रखा, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक जो 1909 में उन्होंने लिखी थी, अगर आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा या किसी ने नाम सुना होगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में पूरा खाका है कि यदि देश स्वतंत्र होगा तो स्वराज की अवधारणा क्या होगी। उन्होंने बहुत साफ कहा कि हम ब्रिटिश राज से मुक्त होना चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं, स्वराज नहीं हो सकता। और वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से, मतलब उसमें गांधी जी एक प्रश्नकर्ता के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर उत्तर दे रहे हैं। और उसमें उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बापू, भारत का एक गरीब किसान है जिसके पास 2 जून का ढंग से रोटी खाने का भी पैसा नहीं है, जिसका भविष्य आर्थिक अनिश्चितता में बहुत समस्याग्रस्त दिख रहा है, उसे देखकर आपको भारत के भविष्य के प्रति चिंता नहीं होती है? तो हिंद स्वराज में गांधी जी का उत्तर है, मुझे उसे देखकर भारत के भविष्य के प्रति चिंता उतनी उत्पन्न नहीं होती जितने पढ़े लिखे लोगों को देखकर होती है। उन्होंने कहा उसका कारण यह है कि यदि पढ़े लिखे लोग मूल्यों की शिक्षा से अलग हट गए और स्व पर केंद्रित होते चले जा रहे हैं, जो पश्चिमी शिक्षा उनको सिखा रही है
तो यह भविष्य में हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बनकर आने वाला है। और अगर आप सबको याद हो कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उस समय ह्यूमन राइट्स का विषय बहुत महत्वपूर्ण था और पूरे विश्व में एक वैचारिक संघर्ष चल रहा था कि मानवाधिकार क्या है और कौन सी व्यवस्था हो जिसके द्वारा मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाए, क्योंकि हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया था यहूदियों का और माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब करीब 5.5-6 करोड़ लोग मारे गए थे, 1.5 करोड़ लोग तो अकेले रशिया में मारे गए थे। तो मानवाधिकार का विषय उस समय पूरे विश्व की चेतना को बहुत झकझोर रहा था। तो दुनिया के सब बड़े बड़े लोगों के पास लेटर लिखा गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि आपकी दृष्टि में जो भी 5, 7, 8 मूलभूत मानवाधिकार हों, पर शर्त यह है कि वो ऐसे मानवाधिकार होने चाहिए जिससे दूसरों के मानवाधिकार भी सुनिश्चित हो सके। मेरा मानवाधिकार दूसरे के कष्ट की कीमत पर या दूसरे के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। तो पत्र गांधी जी के पास भी आया, तो गांधी जी का उत्तर पूरे दुनिया में सबसे निराला था। उन्होंने कहा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। देखिए प्रश्न, इसमें वर्ड को गौर करिएगा। माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू एंश्योर एवरीबडी एल्सेज ह्यूमन राइट, then in my opinion there are no fundamental human rights, there can only be the fundamental duties. अब आप कहेंगे तो सिर्फ कही गई बात, ये कहीं दिखता है क्या? तो अब आप देखिए, अगर आप सब ने रामायण की कथा पढ़ी हो तो पूरी रामायण की कथा में सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य। तो ये बात उनकी इलिटरेट बट वाइज मदर है। यानी जरूरी नहीं है, जो गांधी जी ने कहा था पढ़े लिखे लोगों को देखकर मन में संदेह उत्पन्न होता, तो कई बार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वाइज होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर संस्कारित व्यक्ति जरूर वाइज होगा इसकी गारंटी है। और उनकी माताजी उससे प्रेरणा लेती हैं। और तब, और आप कहेंगे चलो भाई ये तो कहानी में लिख दिया गया, कहीं दिखता है क्या? आप भारतीय समाज में देखिए, अब धीरे धीरे वो व्यवस्था थोड़ी सी लुप्त हो रही है, मगर 1-2 पीढ़ी तक पहले क्या था, हमारी मूल इकाई व्यक्ति नहीं था, मूल इकाई परिवार था। भारतीय समाज में कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता था। माता पिता बच्चों के लिए जीते थे, भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते थे, बच्चे माँ बाप की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जीते थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं पिछली पीढ़ियों में कि बड़े भाई या बड़े बहन ने शादी नहीं की जिंदगी भर इसलिए कि हमारे छोटे भाई बहन अच्छे ढंग से पल जाएं। उसमें एक एग्जाम्पल लता मंगेशकर का भी है कि उन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि कम एज में पिताजी की डेथ हो गई थी उसके बाद। ये दर्शाते हैं कि जो बात गांधी जी ने लिखी वो सिर्फ सिद्धांत नहीं था, वो रामायण में हमारी प्रेरणा था और समाज में वो जिया जाता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहा जाता था। अब अगर हम एकल विद्यालय अभियान के लिए देखें तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की प्रेरणा हमें हमारी परंपरा के उन ग्रंथों से मिलती है। जो लोग कहते हैं कि ट्राइबल्स के लिए ईमानदारी से कोई काम, जो हमको आके शिक्षा देते हैं कि ट्राइबल संस्कृति, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या कार्य करना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई हमारे रामायण में अरण्य कांड है और महाभारत में वन पर्व है। तुम दिखाओ दुनिया के कौन सा ऐसी धर्म संस्कृति धर्म ग्रंथ है जहां पूरा पूरा एक चैप्टर जो है वो वनवासी क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड हो। भगवान राम महान राजा राम बन के नहीं बनते हैं, वनवासी राम बन के बनते हैं। राम का एक नाम वनवासी राम भी है और भगवान कृष्ण का एक नाम वनवारी भी है। मैं पूछता हूं, दुनिया में कोई संस्कृति बताओ जिसमें वनवासी और वनवारी नाम भगवान के नामों में से एक हो। यह दर्शाता है कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए किस प्रकार की भावना, उदात्त भावना हमें अपनी प्रेरणा से मिलती है। अब यहां हम एक और बात देखें, यह तो हमारी संस्कृति सिखाती है, हमें नेचर क्या सिखाता है। अब हम सब यहां बैठे हुए हैं, जैसे ये जो सीट्स है इनका रंग लाल दिख रहा है। अब इतनी साइंस तो सभी ने पढ़ी होगी कि ये लाल रंग क्यों दिख रहा है। ये तो 9वीं-10वीं में भी पढ़ाया जाता है। इसका अर्थ हो गया कि लाइट में जो 7 कलर्स की वेव्स होती हैं
उनमें से सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गई है, तभी आपको रेड दिखाई पड़ रहा है ना। रेड कलर उसमें से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो गई हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में आपकी पहचान वो चीज बनती है जो आपने रिफ्लेक्ट करके दी है, जो एब्जॉर्ब कर लिया वो आपकी पहचान नहीं बनती। यानी जो आपने समाज में दिया है वो आपकी पहचान है, जो आपने प्राप्त करके ग्रहण कर लिया है वो उतनी बड़ी पहचान नहीं है। और आप एक और बात देखिए, ये प्रेरणा भी कहां से मिलती है? आज का दिन क्या है बाई चांस? 31 अगस्त, ये 31 का महीना, और ये 31 अगस्त एक और मामले, 2 31 के महीने आते हैं, जुलाई भी 31 का और अगस्त भी 31 का। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ये जितने महीनों के नाम है सब राजाओं के नाम पे थे। जिस राजा को अपने को बड़ा सिद्ध करना था उसने कहा मेरा स्टेटस बड़ा होना चाहिए तो मेरे नाम का महीना 30 की बजाय 31 का होना चाहिए। वह जूलियस सीजर ने कहा कि 31 का होना चाहिए, तो अगस्टस ने कहा, मेरा एम्परर अगस्टस ने कहा मेरा भी बड़ा होना चाहिए तो मैं भी 31 का करूंगा। तो अगस्टस के नाम के ऊपर अगस्त है, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है 31 का। इसका मतलब वहां पर बड़ा दिखाने की परंपरा थी। हमारे यहां बड़ा दिखाने की परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ परंपराएं थी कौन कितना त्याग कर सकता है। तो आपके यहां महान राजा वो हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट, चाहे जूलियस सीजर बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा इलाका कब्जा किया। हमारे यहां महान राजा वो हुए राजा राम और राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने बड़े से बड़ा त्याग किया। अब वो किस प्रकार से हमारी सोच और संस्कृति में रचा बसा था। वैसे तो मैं थोड़ा विषयांतर होते हुए ये भी बात कह दूं कि जो लोग कहते हैं ना जनवरी से महीना शुरू होता है, तो अगर ये जितने महीने 31 के हुए तो ये कटने किससे चाहिए थे? आखिरी महीने से। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था ना, फरवरी 28 का क्यों होता है? इसका मतलब मार्च से शुरू होता था उनका भी महीना। जो मार्च में हमारा शुरू होता वही उनका शुरू होता था। पूरी दुनिया उसको मानती है। अब देखिए यहां पर मैं एक और बात भी कह दूं, कई बार हमारे दिमागों में इतनी चीजें भरी हुई हैं निगेटिवली, हमें लगता है कि सब कुछ विदेश से आया है। अब उदाहरण के लिए महीने में 7 दिन होते हैं। जब हमारे यहाँ कहते हैं सूर्य के साथ चंद्रमा को भी ग्रह माना, तो कहते हैं चंद्रमा को ग्रह क्यों माना? उनसे पूछो भैया हफ्ते में 7 दिन में संडे के बाद मंडे तो तुम भी मानते हो? केवल हम ही मानते हैं क्या? पूरी दुनिया मानती है और फिर हमसे पूछ रहे हो क्यों आया? क्योंकि हमारे यहां चंद्रमा को भी ग्रह माना गया। सूर्य, हमारी ग्रह की डेफिनेशन अलग है, वो जो अर्थ के सन की तरफ के इलिप्टिकल पॉइंट को काटता है, क्योंकि 5 डिग्री का ऑफसेट है, इसलिए 180 डिग्री पे राहु और केतु भी आते हैं, वो एक अलग विषय है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया पूरी दुनिया संडे मंडे मानती है, पर सवाल हमसे पूछा जाता है कि सोमवार को यानी चंद्रमा को ग्रह क्यों मानते हो? इसलिए ब्लॉकेट से बाहर आने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूं हमारे यहां किसी चीज को देने के प्रति कैसा भाव रहता था। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, जैसा अभी प्रोफेसर विनय पाठक जी ने कथा सुनाई, तो मैं एक आपको छोटी कहानी बताता हूं। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े हिंदी के कवि भी थे और अकबर के सेनापति भी थे। चूंकि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, उन्होंने संस्कृत में भी एक किताब लिखी है और भारतीय ज्योतिष पर एक किताब लिखी है अब्दुल रहीम खान खाना ने, जिसका नाम है खेट कौतुकम। मगर आजकल ये सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब वाले उसको नहीं याद करते हैं, वो औरंगजेब, तुगलक और बाबर को याद करते हैं। खैर, अब अब्दुल रहीम खान खाना दान भी बहुत करते थे गरीबों को। तो एक बार महाकवि गंग उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस समय रहीमदास जी जो निर्धन लोग थे, जाड़े का समय था, उनको दान कर रहे थे। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो दान देने के लिए जैसे ही उनका हाथ ऊपर जाता था वो अपनी नजरें झुका लेते थे। तो इसको महाकवि गंग ने उनसे छंद में, कविता में उसका सवाल किया कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। कि ये आपका कौन सा देने का स्टाइल है कि आपके हाथ ऊपर जाते हैं और नैन नीचे झुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो अब जो रहीम का जवाब है वो भारतीय संस्कृति का क्रक्स है। उन्होंने कहा
देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। अर्थात हमारे यहां देने का भाव है और देने के बाद भी उसमें निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा का भाव है। हमारे यहां ये, अब आप कहेंगे अगर ये श्रद्धा का भाव है तो उससे प्राप्त क्या होता है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ हमारा ही देश है जहां आपको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पीढ़ी से लोग समृद्धि और धन संपन्नता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए लोग मिलेंगे। आप लोग कहते हैं ना 6 पीढ़ी से हैं, 7 पीढ़ी से हैं, विदेश में दिखाइए कोई। बहुत साइंस का इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी बढ़ाती है और तीसरी उसको उड़ा देती है। अगर धर्म के साथ संबंध नहीं रहा, यदि श्रद्धा भाव उस धन के साथ नहीं रहा, तो एक पीढ़ी कमाएगी, दूसरी बढ़ाएगी और तीसरे में कोई ना कोई ऐसा ऐब आ ही जाएगा कि वो उसको लुटाना और उड़ाना शुरू कर देगी। अब इसका सिद्धांत और सूत्र वाक्य क्या है हमारे यहां? हमारे कहा गया धन कैसे आता है और धन का व्यय कैसे होता है। हमारे कहा गया विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता, पात्रतात धनम प्राप्त होती। जब हमारे अंदर पात्रता आती है, योग्यता आती है तो धन प्राप्त होता है। पर धनात धर्मः ततः सुखम, धन जो धर्म के मार्ग में व्यय होता है वही सुख का कारक बनता है। इसलिए आज से केवल 60, 70, 80 साल पहले का दौर याद करिए। सरकार तो 75 साल पहले आई है, उससे पहले पूरे समाज में देखिए तो धर्मशाला कौन चलवाता था, पाठशाला कौन बनवाता था, प्याऊ कौन बिठवाता था, तालाब कौन खुदवाता था, बाग बगीचे कौन लगवाता था, मंदिरों में भंडारा कौन चलवाता था? सेठ साहूकार, जमींदार जागीरदार। अगर आप गौर से देखिए ये CSR का कॉन्सेप्ट तो भाई तेरा बहुत नया है, तुम्हें अब समझ में आया। हमारे यहां बड़ा सेठ वो नहीं माना जाता था जिसका कैपिटल बड़ा सेठ वो, इसने इतने धर्मशाले बनवाए, इसने इतने पाठशाला बनवाए, इतने मंदिर बनवाए, अर्थात जिसका CSR बड़ा, दैट वाज द बेंचमार्क ऑफ द स्टेटस ऑफ द बिजनेसमैन, नॉट द कैपिटल ओनर लाइक द फॉर्च्यून 500 एंड फोर्ब्स 200। हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग था। इसीलिए कई बार क्या होता है कि वो लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, देखिए कभी कभी समाज में एक ये भी धारणा बन जाती है कि भाई किसी ने जाकर बहुत धन अर्जित कर लिया तो वो तो अपने लिए जी रहा है। कई मौकों के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। आज समाज में बहुत टकराव पैदा करना, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों में, वो यथार्थ से कितना अलग है। आपको पता 1998 में जब पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था, भारत पे प्रतिबंध लग गया था। अब मैं आपको बताता हूं, पहले तो आप ये समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों के पास, जिनको हम आज क्रिटिसाइज करते हैं, उनका भी क्या रोल रहा देश के लिए। ईमानदारी से सबका योगदान स्वीकार करना चाहिए। भारत में पोखरण एक्सप्लोजन किया 11 और 13 मई 98 को। आपको याद हो पाकिस्तान ने किया 27 मई को। कहा जाता भारत के दबाव में किया, उसमें जवाब में किया था 98 में। 13 दिन में कोई देश एक्सप्लोजन कर ही नहीं सकता। जो लोग न्यूक्लियर साइंस के थोड़े भी जानकार होंगे, 1 महीने का मिनिमम समय चाहिए पॉलिटिकल डिसीजन लेने से लेके, तैयारी करने से लेके एक्सप्लोजन करने। मतलब वो करने जा रहा था पाकिस्तान, हमने पहले कर दिया। अब कर दिया तो प्रतिबंध लग गया। अगर वो करता, हम प्रतिक्रिया में करते तो और बुरे फंस जाते। अब हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था, हमारे देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था। लोगों ने कहा पैसा कौन देगा इस देश को, बर्बाद हो गए हम एकदम इकोनॉमिक बैंकरप्सी के कगार पे आ गए। 91 वाली स्थिति में आ जाते। ना हमारे बैंकिंग सिस्टम पे किसी को भरोसा था, ना हमारे इंश्योरेंस सिस्टम पे किसी को भरोसा था, ना हमारे स्टॉक पे किसी को भरोसा था, ना हमारे यहाँ रोड्स थी, ना रेलवेज थे, ना एयरपोर्ट थे। कौन पैसा देता? तब उस समय की अटल जी की सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले और NRI से कहा आप विदेश में गए हैं, आप पैसा दीजिए। NRIs में से लोग, और टारगेट रखा गया $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन। उनको पता था कि जो मैं पैसा लगाने जा रहा हूं इसमें से फायदा आएगा या प्रॉफिट आएगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मगर इसके बावजूद
लोगों ने पैसा लगाया और $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा हुआ, और वहां से इकोनॉमी में वो जान आई कि जहां हम एकदम अर्थव्यवस्था हमारी डूबने के कगार पे आ गई थी और हमारी शक्ति भी स्थापित हुई, यानी हम आणविक शक्ति बन के भी उभरे और आर्थिक शक्ति बन के भी उभरे। और वही वो कारण था, मई 1998 हम पे प्रतिबंध लगता है और मात्र 1.25 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर बिल क्लिंटन मार्च 2000 में 5 दिन के लिए भारत आते हैं। पहली बार यूएस प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिनको हम कहते हैं एनआरआई बन गए, इन्होंने जाके अपना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, किया, मगर जरूरत पड़ने पे उनके मन का भी वो जो भारतीय संस्कृति का भाव था, जो उन्होंने भारत में पैसा लगाया, उसने भी भारत को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज के सभी वर्गों का समाज के उत्थान में एक बड़ा योगदान सदैव से रहा है। और अभी आप देखिए हमारे छोटे इन्वेस्टर ने कैसे बचाया। स्टॉक एक्सचेंज में अभी 2 बार भारत के स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश करवाने का प्रयास किया गया। तो जो हमारा मिडिल लेवल का, मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, जो अब मजे की बात यह है कि यूपी बिहार में सबसे ज्यादा हो गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, यानी जो बीमारू स्टेट्स कहे जाते थे, आज सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स इनके हो गए हैं। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उसमें तो लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, मगर जो हमारा छोटा इन्वेस्टर था उसने अपना विड्रॉ नहीं किया। इसकी वजह से शेयर मार्केट वो स्टॉक को झेलने में सफल रहा। अर्थात जिसके पास छोटा धन है, सामान्य धन है, उसने भी इस देश को बचाने में भूमिका निभाई है, और जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन है उसने भी इस देश को बचाने में भूमिका निभाई है। समाज सभी के सहकार के साथ आगे बढ़ा है। इसलिए समाज में जो टकराव बिखराव पैदा करने का प्रयास किया जाता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप में कई अवसरों के ऊपर हमारे लिए समाज में एक चुनौती पैदा करने का काम अधिक करता है। और समाज में जो सबसे बेसिक काम है, अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, एकल के बारे में मुझे एक जानकारी क्या लगी। मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में। आप सब लोग जो एकल अभियान से जुड़े हुए होंगे, वहां मैं ह्यूस्टन में गया और वहां रमेश शाह जी हैं जो एकल अभियान से जुड़े हुए हैं। अब उस समय हमारे भाजपा के संगठन मंत्री थे गोविंदाचार्य जी, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था, मैं तो बहुत कम उम्र का था, उनके ही रेफरेंस। तब तो रमेश शाह जी ने मुझे कॉल किया था, मैं जब ह्यूस्टन में था, हम लोग मिले भी थे। उन्होंने जितना विस्तृत वर्णन बताना शुरू किया, तब मैंने कहा अरे, मतलब भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में जो काम कर रहा है, और अमेरिका के ह्यूस्टन जैसे शहर में बैठकर लोग इस सीमा तक दिल से उससे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से समझिए कि यह अभियान कितना महान और समाज में कितना सकारात्मक परिवर्तन देने वाला है कि ट्राइबल एरिया से लेकर 7 समुंदर पार तक उसका प्रभाव था। और मूलभूत चीज वो शिक्षा को, जैसे अभी दिखाया गया, शिक्षा और डिजिटल शिक्षा। प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद जो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास किया, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, भारत के बारे में कहा जाता था यहाँ तो शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इंटरनेट भी ढंग से नहीं है, लोग कैसे डिजिटल में काम कर पाएंगे। और आज स्थिति क्या है कि भारत दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। हम नंबर 1 है, ये बड़ी बात नहीं है, 46% भारत में है। मगर एक फैक्ट आपको और बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जो शानदार काम एकल विद्यालय कर रहे हैं और लिटरेसी रेट को बढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टर प्रसाद ने अभी अपने प्रेजेंटेशन में और फिर रायजादा जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे ढंग से बताया। पर मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, 47 के बाद हमारी लिटरेसी बढ़ी है, पर अगर आपसे मैं पूछूं आज से 200 साल पहले भारत की रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, तो आपको क्या लगेगा? 2%, 3% रही होगी? नहीं साहब, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी की ये कहती है, और टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी की ये कहती है कि 90% से ऊपर रेट ऑफ लिटरेसी थी। विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी आज का बंगाल, आज का बांग्लादेश, झारखंड, उड़ीसा और काफी हद तक बिहार, इस इलाके में वो कहता है 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। विलियम एडम्स की रिपोर्ट कह रही है 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह, उसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, तब स्कूल है। और जातिवार वर्णन है
कि किस जाति के कितने छात्र हैं। अब आप कहेंगे 90% से ऊपर अगर हैं तो सभी जातियों के लोग इंक्लूड हो गए। टीचरों का भी जातिवार वर्णन है। अब आप सोचिए कितना भ्रम फैलाया जाता है। विलियम एडम्स की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 2 जातियों के टीचर सबसे ज्यादा हैं, ब्राह्मण और कायस्थ, बट दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 40%। 60% दूसरी जातियों के हैं, और उसमें आज शेड्यूल कास्ट में जिन जातियों को सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े नाम लिया जाता, जिनका नाम लेना उचित नहीं है टेक्निकल एंगल से, उनके टीचर्स की संख्या लिखी हुई है। यह कोई सर्वे नहीं था, एक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक एक गांव में जाके वेरीफाई करके किया था। इसलिए मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, और यह बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, पूरे चुनौती के साथ बोल रहा हूं। महात्मा गांधी जब 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए 1931 में, उन्होंने लंदन में चैंटम हाउस में एक लेक्चर दिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। उन्होंने कहा 1931 में कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री 100 ईयर्स बिफोर, यानी 1931 से 100 ईयर्स बिफोर हुआ 1830, विच वॉज अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। और उसमें उन्होंने सारी बातों का वर्णन लिखा। अंग्रेज लोग बिलबिला गए कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उस समय शिक्षा व्यवस्था ये थी। तब उन लोगों ने, वो जब भारत आ गए तो वो लोग लिखते रहे चिट्ठी। जब यरवदा जेल में थे गांधी जी ने, तो उनके पास चिट्ठी आई, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह, बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी बने, ही विल रिप्लाई। और केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट्स उन लोगों को दी। तब यानी 1931 का अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। तो मैं कहना चाहता हूं, आज एकल अभियान भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जिस तरीके से शिक्षा का प्रसार कर रहा है, ये वो है जो हमें उस स्थिति में पहुंचाना जहां हम वास्तविकता में थे। हमारे हर गांव, हर क्षेत्र का व्यक्ति शिक्षित था, और शिक्षित के साथ साथ संस्कारित भी था। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं ना कि भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, तक्षशिला, और एक और, आप मतलब अपने आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि नालंदा में पढ़ने के लिए चाइनीज भी आते थे, तक्षशिला में पढ़ने के लिए चाइना से भी लोग आए, सेंट्रल एशिया से आए, मतलब अरब आके पढ़ गए, जिनको यमन और म्लेच्छ कहा जाता था, उनको हम पढ़ने देते थे और अपने लोग पढ़ने नहीं देते थे। हाउ लॉजिकल इट इज। ये लॉजिकल है क्या? नहीं। सब पढ़ने आते थे, मगर सीखने क्या आते थे? ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और ये सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सीखने नहीं आते थे। ये तो कोई भी सिखा देगा। भारत में सीखने वो आते थे, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। यानी वो देश जहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए पृथ्वी के सारे मानव आते हैं, यह शिक्षा सिर्फ भारत ही देता था। इसीलिए हमारे यहां चरित्र का ही महत्व होता था शिक्षा में। इसीलिए हमारे यहां शिक्षा और दीक्षा कही जाती थी। यानी हमारे यहाँ वर्ड अगर आप देखें हिंदी या संस्कृत में, तो पूछते ना आपसे, अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम वेयर ही हैज गॉट द एजुकेशन, और फ्रॉम वेयर शी हैज गॉट द एजुकेशन। हिंदी संस्कृत में क्या कहते हैं? ये शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है? शिक्षा और दीक्षा इनसेपरेबल है। तो शिक्षा के साथ संस्कार असंपृक्त है, ये इनसेपरेबल है। इसीलिए जो एकल विद्यालय कार्य कर रहा है, वो शिक्षा और संस्कार दोनों देने का कार्य कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं, भारत की शिक्षा को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उस स्थिति में पहुंचा रहा है जहां पर कि पहले था, और उसी स्वरूप में पहुंचा रहा है जहां पर कि भारत दुनिया को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। वरना जो बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 1930 और 40 खाली शिक्षा से कुछ नहीं होता। 1930s में जर्मनी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उस समय जर्मनी में जो परसेंटेज ग्रेजुएट्स का था, उतनी हमारे यहां लिटरेसी नहीं थी। आर्मी वाइज वेरी पावरफुल कंट्री, इकोनॉमी वाइज वेरी स्ट्रांग। भारत क्या था? पॉलिटिकली सबजुगेटेड, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज। बट Germany contributed in 1930s. Germany contributed to the world with Hitler and India contributed to the world with Gandhi. ये दर्शाता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम समाज में और दुनिया में किस प्रकार का हमारे लिए एक योगदान देने जा रहा है। तो उस दृष्टि में मैं कहना चाहूंगा कि एकल विद्यालय का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक
कार्य है। अब यहां पर हम एक और बात कहेंगे कि हम सब लोग समाज में और परिवार में, जीवन में और जीवन के उपरांत जिन चीजों के लिए जीते हैं, तो उसके लिए महाभारत में एक प्रसंग है, आप सबने सुना होगा, यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न आपने सुना है ना? वो सरोवर के पास जब वो पांचों पांडवों की क्रमशः मृत्यु हो गई तो युधिष्ठिर जाते हैं, फिर यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है। उस यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न है जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम ग्रहे सता, आतुरस्य किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। अर्थात प्रवासी का मित्र कौन, यानी जो ट्रेवलर है उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम ग्रहे सता, घर में सबसे बड़ा मित्र कौन? आतुरस्य किंस्विद मित्रम, यानी रोगी का सबसे बड़ा मित्र कौन? और किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, अर्थात मृत्यु के बाद सबसे बड़ा मित्र कौन? अब कोई कहे मित्र के मृत्यु और मृत्यु के बाद भी कोई मित्र, अब वो उत्तर देता है, कहता धनम प्रवसतो मित्रम, प्रवासी का सबसे बड़ा मित्र धन है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, सब बेकार है अगर आपके हाथ में धन नहीं है, आप विदेश में हैं अगर। फिर वो कहता भार्या मित्रम ग्रहे सता, घर में सबसे बड़ा मित्र पत्नी है। फिर वो कहता आतुरस्य भिषजम मित्रम, रोगी का सबसे बड़ा मित्र है भिषज यानी वैद्य। फिर वो कहता है दानम मित्रम मरिष्यता, मृत्यु के बाद भी जो आपका मित्र है वो दान है जो आपने जीवन में किया है। तो यक्ष प्रश्नों में जो उत्तर युधिष्ठिर को यक्ष ने दिया है उसमें भी इस बात का प्रमाण। और मैं एक और बात कहता हूं, इसके लिए नेतृत्व भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि यदि हम दान देंगे तो वो सही दिशा में जाएगा। याद करिए 2014 से पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे और दो, और चाहिए। कोई राजनीतिक मंच नहीं तो मैं राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मगर इतना जरूर बोलूंगा, 2014 के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, अगर हो सके तो गैस सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये दर्शाता है कि अगर विश्वास हो कि जहां पर हम धन और संसाधन दे रहे हैं वो सही जगह पे प्रयोग होगा। मेरे ख्याल से भारत के राजनीतिक इतिहास में जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक समय का भोजन छोड़ दीजिए 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद, ये उसके बाद एक लौता मौका था। मैं कह सकता हूं कि एकल अभियान से जुड़े हुए लोग उसी भावना से, उसी दृष्टि से वह कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां भी हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है उसका सकारात्मक, संस्कारित, दीर्घगामी प्रभाव समाज के ऊपर दिखाई पड़ता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबको ये भी ध्यान रखना है कि भारत भी एक बड़े परिवर्तन की दहलीज के ऊपर खड़ा है, और यह परिवर्तन सबके सहयोग के साथ, सब में एकजुटता रखते हुए, सब में समरसता रखते हुए आगे बढ़ सकता है। जिनको न समझ में आ रहा हो, जरा हिंदुस्तान के इधर उधर देख लें। अफगानिस्तान निपट गया, पाकिस्तान निपट गया, श्रीलंका में बवाल हो गया, बांग्लादेश में हुआ, और नेपाल भी हिल रहा है। अकेले हम ही हैं जो अभी मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझिए विश्व में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूती के साथ उभरता हुआ आगे बढ़े। हमें उस चीज से भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसे मैं एक लाइन में कहूंगा, कहते हैं ना, अगर युद्ध लड़ना है तो साम दाम दंड भेद। अब भारत की राजनीति में वो अंतिम अस्त्र चला जा रहा है, भेद। आप भेद उत्पन्न करो समाज में, लड़ाई लगवाओ उत्तर दक्षिण में। याद है कर्नाटक के एक मिनिस्टर ने कहा कि हम तो टैक्स ज्यादा देते हैं, हम नॉर्थ इंडिया को क्यों ज्यादा दें, हमें अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में, उत्तर भारतीय मराठी में, ऐसा थोड़ी एक ही चीज में करना है। फिर अगड़े पिछड़े में, फिर दलित और अगड़े में खूब लड़ो।
और मैं अंत में एक और बात कहूंगा, लड़ाई इतने में नहीं करानी है, परिवार में भी खूब लड़ाई करवानी है। बाप बेटे लड़ो, भाई बहन लड़ो, मियाँ बीबी लड़ो, सब जाके अदालत की चौखट पर लड़ाई लड़ो। और ये कहा जाता अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म, मेरी तो प्रेस्टीज है, मेरी तो आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच गई, मेरे पिताजी ने कुछ कह दिया, ये हमारे दिमागों में भरा जाता है। मगर दूसरी तरफ हमारे दिमाग में क्या भरा जाता है कि बेटा जब नौकरी करने जाना तो देयर आर ओनली 2 रूल्स, बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी अगर बॉस आपको डांट भी रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, दाएं बाएं नहीं बोलना है। जहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो फटकार भी रहा हो, आपका अपमान भी कर रहा हो तो जी जी करके मुस्कुराते रहना है। सारा ईगो अहंकार परिवार के अंदर आना है। एक दौर था कि माँ बाप तो छोड़िए, बड़े भाई बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो लोग पलट के जवाब नहीं देते थे। अगर बॉस ने बोल दिया तो लोग कहते थे मान सम्मान किनारे रख के नौकरी नहीं करते साहब, ये रहा इस्तीफा। आज ठीक उलट गया। एक दौर था कि लोग कहते थे बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मुझसे झूठ ना बुलवाओ, क्योंकि आदमी पाप पुण्य से डरता था। आज आदमी कहता है बाल बच्चे वाला हो, मुझसे सच ना बुलवाओ। तो आप सोचिए कि इसलिए मैं कह रहा हूं ये समाज में जो भेद उत्पन्न किया जा रहा है ये केवल एक डायमेंशन में नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशन में। पर आश्वस्त रहिए, हम इन सारी चीजों से बहुत समझदारी के साथ आगे निकलेंगे। हमें थोड़ी अपने विवेक को जागृत रखना है और यह देखते रहना है। बस याद रखिए कि यह स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, तो स्वतंत्रता इस कालखंड के लिए थी, वहां से चुनौती थी कि हम जेल में थे। आज चुनौती उससे बड़ी है। आप कहेंगे बड़ी कैसे? ये मानसिक गुलामी हमारे दिमाग से नहीं निकली है। ये कुछ कुछ जानते कैसे? ऐसे ड्रग एडिक्ट व्यक्ति हो, जेल में है वो, तो उसको पता मुझे जेल से निकलना है, ये इनके प्रकार जेल से निकलना हो, जेल से निकल जाऊंगा तो फिर मुझे जेल में वापस नहीं आना है। पर हमारे दिमागों में जो कॉलोनियल लीगेसी भरी हुई है वो उस ड्रग की तरह है कि अगर हमें यह लगता है कि यही ड्रग ही मेरे लिए अच्छी है, आप 2 अच्छी बातें बोल दीजिए भारतीय संस्कृति के लिए, 20 लोग यूट्यूब पे कूद पड़ेंगे बताने के लिए भारतीय संस्कृति बहुत खराब थी, अच्छा कुछ था ही नहीं, ऐसे कैसे कह दिया अच्छा है। ये है ड्रग्स। इसलिए इसको समझिए। और ये जितनी ड्रग्स इंप्रिंट की जा रही हैं, इसको अंत में सिर्फ ये समझिए, हम ही दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो आज तक बचे हुए हैं। और जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं भारत को ही कब्जा करने के लिए की जाती हैं। लास्ट में मैं एक बात कहूं आपसे कि आपने वर्ल्ड गजवाए हिंद सुना होगा, गजवाए चाइना, गजवाए यूरोप, गजवाए रशिया क्यों नहीं? हमसे बड़े बड़े देश हैं। हमें नहीं पता है मगर उन्हें पता है, जो श्री अरविंदो ने कहा था कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो दुनिया में स्थान भारत का है। इसलिए उन्हें पता है कि जहां आत्मिक बल का केंद्र है उसे नियंत्रित करना है, और बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं कि वो ना हो। तो हमें इस समय में अपना दायित्व समझना है, जिसे हम कह सकते हैं हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। याद रखिए, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, अमा रात्रि को कहते हैं, तिमिर अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। और इसमें एक और भार है जो आगे की पंक्ति कहती है, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। पर आश्वस्त रहिए, स्वप्न साकार होना है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से, G20 कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक शानदार भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और एक स्वर्णिम अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।